स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Good afternoon, everyone. वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस, वीडियो, एवरीथिंग इज क्लियर? गुड आफ्टरनून सौभाग्य। ओके ओके ओके। नमस्ते आशुतोष। न्यू स्टूडेंट? Okay. So, is this your first class? Okay. So, आपका बैकग्राउंड बताएंगे आपके, आप एग्री स्टूडेंट हैं या फिर वेरी गुड आफ्टरनून आदित्य। सो कल जो हमने टॉपिक किया था, आप सभी मुझे ये बताइए, सबको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कल डिस्कस किया था आपका सॉइल टेक्सचर, है ना? सो वो सभी को क्लियर है अच्छे से? ओके, योर बैकग्राउंड इज एग्रीकल्चर। ओके, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन योर यूपीएससी 2026 का जो अटेम्प्ट होगा? अब देखो, कल हमने कर लिया था सॉइल टेक्सचर। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल, जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो है हमारी मैम, in the book there was also written an impact on root shoot ratio that I was unable to understand. In which chapter? या फिर आपका सॉइल टेक्सचर में ही लिखा हुआ था कहीं पे? ओके, 2028 के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। ओके 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 ऐश्वर्या, लेट मी जस्ट चेक आप किस चीज के बारे में बोल रहे हो। आई विल एक्सप्लेन यू, लेट मी जस्ट चेक इट वंस कि कहाँ पर है। आप ना जो चीज इस तरीके से ना समझ में आए ना, बुक में कुछ पढ़ो तो उसको, मैंने कल बताया था ना, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी फोटो क्लिक करके उस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया करो एंड सेंड मी इन द ग्रुप। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें मुझे टैग कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि अब मुझे भी, आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि एक एक पॉइंट तो मुझे याद नहीं है कि कहाँ कहाँ बुक में क्या लिखा हुआ है ना? सो दैट विल बी बेटर, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि जब आप ये स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप लाइव क्लास देख रहे हो चाहे आप रिकॉर्डेड देखें, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी उस ग्रुप के अंदर अपने क्वेरीज जो है शेयर किया कीजिए। आप जब बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ने के बाद जो आपको ना समझ आए, प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप में उसे जरूर शेयर कीजिए और पूछ लिया कीजिए मेरे से कि कहाँ पर क्या इशू है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यू जस्ट शेयर दैट ना, वो ऐश्वर्या आप मुझे ये शेयर करना कहाँ पर है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग।
या फिर अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को इलेबोरेट करो, थोड़ा सा बताओ कि वहां पर क्या था, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। ये रूट शूट रेशो वाला जो था जस्ट बिफोर योर सॉइल स्ट्रक्चर। नो, आई एम नॉट गेटिंग इट। ठीक है, आप मुझे ये शेयर करना कहां पर है ये, उसके बाद मैं आपको बताऊं। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये अभी समझाती हूँ मैं आप लोगों को, ये अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूट एंड शूट रेशियो के बारे में। जस्ट वेट, अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी सॉइल स्ट्रक्चर। और देखो, या पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, ये जो आप सॉइल टेक्सचर का रूट एंड शूट रेशो बोल रहे हो, ये, हाँ रुको, देखो, आई मेक यू अंडरस्टैंड। जो आपका सैंडी सॉइल है, अगर उसमें सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पोर स्पेस बहुत ज्यादा होगा ऐश्वर्या। ठीक है, मतलब वो बहुत फ्रेबल है, बहुत आपकी पैक्ड सॉइल नहीं है। अब जैसे ये मेरी सैंडी सॉइल है, सो यहाँ इसके पार्टिकल्स है, एंड here if the root is there, तो रूट को पेनिट्रेशन के लिए बहुत जगह मिल जाएगी, so that root can penetrate deep inside the soil। बट अब सैंडी सॉइल में क्या होता है, ऊपर की तरफ में एनवायरमेंट में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसको अपना कंस्ट्रेन होके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अपनी ऊपर की जो ग्रोथ है, शूट ग्रोथ जो है, उसको थोड़ा कंस्ट्रेन रखेगा। तो जो आपका सैंडी सॉइल है, जहां पर सैंडी टेक्सचर है, या मैं कहूं लाइटर सॉइल है, वो आपकी लाइटर सॉइल मिलती है एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मॉइस्चर बहुत कम है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, शूट ग्रोथ कम होगी आपकी और रूट ग्रोथ ज्यादा होगी। और सैंडी सॉइल जो है वो रूट ग्रोथ वहां पे ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव टू रीच आउट टू द न्यूट्रिएंट एंड वाटर, डीपर रूट होंगी यहाँ पे। एक फैक्टर क्या है, ये है, हम कह देते हैं कि वहां पर डीप रूट्स होंगी। ठीक है, कि उन्हें वाटर और मिनरल चाहिए, वो दूर से लेते हैं। बट अब सैंडी सॉइल जो है, उसका जो टेक्सचर है वो फेवर करता है इस डीप रूट ग्रोथ को, कि हाँ ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होने दीजिए। अंडरस्टूड? तो ये जो क्रम्बली नेचर है, जो रूट्स है इजीली इसमें से पेनिट्रेट कर जाती है, इजीली ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे रूट की जो रेशो है, रूट शूट रेशो जो है वो हाई होगा यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं हैवी सॉइल का, हैवी सॉइल में मेरे पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा पैक्ड है, सो रूट है। अब रूट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सर्ट करना पड़ेगा इन पार्टिकल्स के अंदर टू पेनिट्रेट देम, ये इनको पेनिट्रेट। तो यहाँ पे जो आपकी रूट्स होंगी, दे आर कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस, वो एक जगह पर ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करके रखेंगी। ठीक है, और जो ऊपर का जो पार्ट होगा इसका, ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ होगा, इसकी कैनोपी बहुत वास्ट होगी। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये आप उस रूट और शूट रेशो की बात कर रहे होगे कि सैंडी सॉइल में जो है आपकी जो रूट्स है वो ज्यादा पेनिट्रेटेड है, ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, डीप होती है, यहां पर आपकी कंसंट्रेटेड रहती है। गॉट इट ऐश्वर्या? अंडरस्टूड ना? सो आवर नेक्स्ट इज योर सॉइल स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर है। अब सॉइल का टेक्सचर तो हमने पढ़ लिया, सॉइल के टेक्सचर में हमने क्या पढ़ा कि जो मेरी सॉइल है, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल, दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। अलग अलग प्रोपोर्शन में जो वहां पर आपकी सैंड, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर मैंने क्लासिफाई कर दिया कि ये मेरी ये सॉइल है, ये सॉइल। अब सॉइल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि
अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि व्हाट आर द पार्टिकल्स इन माय सॉइल, नाउ देयर अरेंजमेंट, हाउ यू आर गोना अरेंज दीज पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल्स अरेंज कैसे है वो अब डिसाइड करेगा सॉइल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट जो है वो मेरे सॉइल को प्लेटी स्ट्रक्चर देगी, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देगी, कॉलुमिनर स्ट्रक्चर देगी या प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर देगी। अब आप सॉइल के पार्टिकल देखना, कभी आप कभी सैंडी सॉइल का पार्टिकल उठाना, सैंड उठाना, या फिर आप कभी क्ले लेना, व्हेन यू विल विजुअलाइज देम अंडर द माइक्रोस्कोप, या जब आप उनको बहुत ज्यादा विजुअलाइज करोगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आप डिफरेंट पत्थर लीजिए, दोनों पत्थर को तोड़िए, ठीक है, तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल हो, विजुअलाइज इट, उसे ध्यान से देखिए, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत डिफरेंट होगा, कोई स्फेरिकल होगा, कोई आपका क्यूबिकल शेप होगा, कोई प्रिज्मेटिक शेप होगा, ठीक है। तो ये अब जो ये सॉइल स्ट्रक्चर है ये क्या कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स, कि अब ये जो सॉइल पार्टिकल है ये खुद को अरेंज कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक कैसे होंगे, सो दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये अरेंजमेंट ना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में, आपको एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है, आई सजेस्टेड यू 3 बुक, मैंने आपको 3 बुक सजेस्ट कर दी कि ये 3 बुक पढ़नी है, इन्हीं से आपकी एग्रीकल्चर की तैयारी होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन बुक्स को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और कैसे आप वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो वही है मेरा सॉइल स्ट्रक्चर, कि मेरे को सॉइल टेक्सचर तो आ गया कि ठीक है, मेरी सॉइल के अंदर आपका सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, डिफरेंट प्रपोर्शन में, कि कहीं पर मेरा 50% सैंड है, कहीं मेरा 30% सैंड है, कहीं मेरा 40% सैंड है। एंड नाउ देयर अरेंजमेंट, कि ये जो 40% सैंड है ये 60% क्ले और आपका सिल्ट पार्टिकल से कैसे अरेंज होंगी, ठीक है। दिस इज माय सॉइल स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है, अब एक पार्टिकल है, ये क्ले है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सो यही क्या करता है, दिस अलाउज दिस अरेंजमेंट, ये स्टिकीनेस लेकर आता है इसी के साथ, बिकॉज सैंड और सिल्ट जो है मेरे दोनों के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्ले सिल्ट में थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि उसके आउटर बाउंड्री पर एक पतली सी क्ले की लेयर प्रेजेंट होती है। बट सैंड है, सैंड की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास तो कोई स्टिकीनेस के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई फेविकॉल ही नहीं है, तो ये कैसे स्टिक करेगा। सो अब आपका क्ले का रोल आता है। क्ले जो है वो सैंड और सिल्ट को ज्वाइन कराती है, एग्रीगेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो सॉइल स्ट्रक्चर मेरा क्या है, द एग्रीगेशन ऑफ व्हेन sand, silt and clay particle अरे when sand, silt and clay particle groups together to form soil aggregate is called as सॉइल स्ट्रक्चर। हम इसे क्या कहेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ये जो मेरे एग्रीगेट है ये डिफरेंट तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट तरीके की इनमें फॉर्मेशन होगी। कोई आपका सैंड के साथ जुड़े, अब सैंड के साथ तो नहीं जुड़ सकता, अब आपका जो क्ले है और ये जो एग्रीगेट फॉर्मेशन होगा ये अब डिफरेंट फोर्सेस इसमें आएंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका मान लीजिए जो ये क्ले है ये किसका काम कर रहा है, एक स्टिकी एजेंट का काम कर रहा है कि आओ मेरे साथ एग्रीगेशन फॉर्म करो। ये एक ऐसा पर्सन जो सबके साथ दोस्ती कर लेगा, तो ये क्या करता है, सैंड और सिल्ट के साथ दोस्ती कर लेता है कि ठीक है आप मेरे पास आइए एंड वी विल फॉर्म अ
स्ट्रक्चर, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम एक दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये मेरा क्ले पार्टिकल है, अब ये मेरा क्ले पार्टिकल है मान लीजिए। अब ये क्ले पार्टिकल क्या करेगा, बाय टू फोर्सेस इट फॉर्म एग्रीगेट। एंड व्हाट आर द टू फोर्सेस, वो कौन से दो फोर्सेस है, एडहेशन एंड सेकेंड वन इज योर कोहेशन। एडहेशन और कोहेशन की हेल्प से ये क्या करेगा, एग्रीगेट फॉर्म करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि क्ले पार्टिकल क्ले से बाइंड नहीं कर सकता, वो क्ले से भी तो बाइंड करेगा। वो आपका क्ले से भी बाइंड करेगा, वो आपका सैंड से भी बाइंड करेगा, सिल्ट से भी बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे जब क्ले पार्टिकल के साथ में ज्वाइन होगा, दिस इज माय क्ले, एंड व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो ये क्या होगा मेरा, बाय कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब ये जो क्ले का एग्रीगेट बना है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये क्ले का एग्रीगेशन क्ले का ही रहेगा। नाउ दिस विल अट्रैक्ट सैंड एंड सिल्ट एज वेल, ये सैंड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिल्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मेरा क्ले पार्टिकल है, दे विल अट्रैक्ट योर सैंड एज वेल एज सिल्ट, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से बना, दिस इज योर क्ले पार्टिकल, this is sand particle and this is your silt particle, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, सॉइल एग्रीगेट हो गया। और ये कौन से फोर्स से हुआ है, एडहेशन, कि भाई जो मेरा क्ले है उसके सरफेस के ऊपर उसने उसको क्या किया, क्ले ने एक सरफेस एरिया प्रोवाइड किया कि आइए मेरे पास आइए एंड वी विल मेक अ बॉन्ड टुगेदर। तो इस क्ले के सरफेस के ऊपर आपका आकर के जुड़ गया सैंड और सिल्ट पार्टिकल। अब मुझे ये बताइए, आपको डिफरेंस समझ में आया टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बारे में, कि टेक्सचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। है ना। सो ये जो आपका अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट of these primary particle in aggregate is called as soil structure। इसे हम क्या कहते हैं, soil structure, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहां पर, अब ये तो बन गया, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर मेरा बन गया। इज देयर समथिंग अदर प्रेजेंट देयर, या कुछ और भी ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं सॉइल में जो इस एग्रीगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बताइए। कि या सिर्फ सैंड, सिल्ट और क्ले ही ऐसे हैं कि यही तीनों आपका एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, या कुछ और भी रहता होगा सॉइल में। देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, कुछ ना कुछ तो अदर चीजें भी होती होंगी। सो देर आर लॉट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट, लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया आपका हाँ मॉइस्चर हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, ह्यूमस हो गया। ये सब जो है ये बेटर एग्रीगेशन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब एक चीज हम ये देखते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये हमारा दो फोर्सेस तो बन गया हमें, मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर ये डिफरेंट पार्टिकल से ये अरेंज होते हैं और आपका सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि जितना मेरा स्टेबल स्ट्रक्चर है उतना ही वो रेजिस्ट करेगा
डिनोडेशन फोर्सेस को, या इरोजन कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा फोर्स या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे सॉइल स्ट्रक्चर को डिग्रेड करना चाहता है, जितना मेरा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो उतना ही ज्यादा उन डिनोडिंग फोर्सेस को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, उतनी ही मेरी सॉइल अच्छी होगी मेरे एग्रीकल्चर के लिए, इतना ही वो रेजिस्ट करेगी इरोजन से। जितना कम स्टेबल मेरा स्ट्रक्चर होगा वो उतनी ही डिनोडेशन फोर्सेस के अंदर आपका ज्यादा डिनोडेशन हो। अब मुझे एक चीज बताइए, एक है आपके पास सैंडी सॉइल और एक है आपके पास क्लेई सॉइल, कौन सी ज्यादा रेजिस्ट करेगी डिनोडेशन फोर्सेस को? किसमें आपका इरोजन लगा लेते हैं, किसमें इरोजन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? सैंड में ज्यादा होगा क्योंकि वहां एग्रीगेट फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, वहां के जो एग्रीगेशन है वो बहुत वीक है क्योंकि क्ले पार्टिकल नहीं है आपका। ठीक है, अब दोनों चीजें देखो, बहुत ज्यादा एग्रीगेशन भी मेरे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, बहुत कम एग्रीगेशन भी मेरे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मेरे पास एक सॉइल है जिसके अंदर क्ले के पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, इन डिनोडेशन फोर्सेस को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। इवन थोड़ा सा भी मॉइस्चर आया, इट विल रेजिस्ट दैट। वो क्या करेगा, ना ही तो मुझे कल्टीवेशन करने देगा और बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सॉइल की जो रूट्स है प्लांट की, दे विल नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट। ठीक है, तो वो भी मेरे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, बहुत कम भी सुटेबल नहीं है क्योंकि इट विल रिमूव ऑल द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सो हेयर आपका जो मीडियम एग्रीगेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत कम भी नहीं चाहिए, बट आई नीड द मीडियम एग्रीगेशन। वो एग्रीगेशन आता है when there is a sand, silt and clay in proportionate manner, तीनों एक ऐसे मैनर में प्रेजेंट हो कि वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बैलेंस आउट कर दे। तो यहां पे जो है आपका हार्ड वर्ड की हिंदी कैसे, आशुतोष कैन यू प्लीज टेल मी? सो यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपका एग्रीगेशन हुआ तो ये रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ज्यादा एग्रीगेशन हुआ, कम एग्रीगेशन हुआ तो वो कम को भी क्या करेगा, आपका अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगा वहां पे। सो मुझे चाहिए एक मीडियम एग्रीगेशन जहां पर इरोजन भी बहुत ज्यादा ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, और वो आता है मेरा लोमी सॉइल, जहां पर लोमी सॉइल की बात नहीं करती हूं मैं, जहां पर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों एक प्रोपोर्शनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट हो, इक्वल मैनर में, इक्वल तो मैं नहीं कहूंगी, एक ऐसे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो कि एक दूसरे की वो प्रॉपर्टी को बैलेंस आउट कर ले। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉइल स्ट्रक्चर। अब ये सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ योर सॉइल स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो फोर्सेस मुझे रिक्वायर्ड हैं इस सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, और ये जो मेरे दो फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं? कोहेशन है और एडहेशन है। कोहेशन दो सेम पार्टिकल जुड़ेंगे, एडहेशन डिफरेंट पार्टिकल जुड़ेंगे। आशुतोष मैं आपको समझा दूं, एक ये कोहेशन और एडहेशन दो फोर्सेस होते हैं। कोहेशन जब सेम पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो वो कोहेशन के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे क्ले का पार्टिकल क्ले के साथ जुड़ेगा, एडहेशन डिफरेंट पार्टिकल, क्ले सिल्ट के साथ जुड़ेगा, क्ले सैंड के साथ जुड़ेगा, वाटर के साथ जुड़ेगा, दैट इज योर एडहेशन। तो फॉर्मेशन के लिए मुझे दो फोर्सेस चाहिए, दैट इज एडहेशन एंड कोहेशन। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, अब मेरा ये एग्रीगेशन होता कैसे है या कैसे मेरा सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब देखो, अब यहां पे जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो उसके लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्ले पार्टिकल, जो फाइन क्ले पार्टिकल है। अब ये फाइन क्ले पार्टिकल क्या करते हैं, ये आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, दे फ्लॉक टुगेदर, है ना, फ्लॉक्यूलेशन करते हैं कि भाई ठीक है
क्ले पार्टिकल है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे से बाइंड होने लग जाते हैं। अब जब ये एक दूसरे से बाइंड होने लगते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, जैसे क्ले पार्टिकल ग्रुप टुगेदर, और यहां पे आप लिख सकते हो फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सॉइल के अंदर डिफरेंट क्ले पार्टिकल्स हैं, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म सॉइल एग्रीगेट लाइक दिस। अब इन पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो किसका ग्रुप है, ये आपका क्ले का है, जो किससे बना है, कोहेशन से बना है। नाउ हियर यहां पर मान लीजिए सैंड का पार्टिकल है, ये आपका यहां सैंड के पार्टिकल्स है, एंड हियर सिल्ट पार्टिकल्स आर देयर। सो ये जो है यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इट विल अट्रैक्ट देम टुगेदर। ये क्या करेगा, ये अब इनको अपने पास अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बाय नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से, स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी है। तो ये क्ले क्या करेगा कि ठीक है भाई, सैंड तुम भी आ जाओ, सिल्ट तुम भी आ जाओ, दोस्ती करते हैं, वी विल मेक अ ग्रुप। तो हम एक ग्रुप बना लेंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपका क्ले पार्टिकल था, ठीक है, ये आपका है सैंड और ये है आपका सिल्ट। तो ये जो बना है मेरा, ये है सॉइल एग्रीगेट। सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मेरा इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। अब ये तो हो गया नेचुरली। नाउ दिस एग्रीगेशन इज हेल्प बाय, या फिर ये जो एग्रीगेशन है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम। वो कैल्शियम और पोटेशियम क्या करते हैं कि एक लेयर बना लेते हैं अराउंड, जैसे आपका क्ले है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो मिनरल्स को भी अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। अब मिनरल को अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर, तो वो जो मिनरल है जिसके साथ उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, वो भी क्या करते हैं, उन मिनरल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, अदर सैंड सिल्ट पार्टिकल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पर अब जो ये एग्रीगेशन होगा, दिस एग्रीगेशन इज हेल्प्ड बाय योर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा बेटर एग्रीगेशन आपका प्रोवाइड करता है सेस्क्यू ऑक्साइड, जिन्हें हम बोलते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन जो है बहुत बढ़िया सीमेंटिंग एजेंट है। आपका जो आयरन है, यहाँ पे इसका एक एंड जो होता है वो एक्ट करता है सीमेंटिंग एजेंट की तरह, एक एंड करता है आपका एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग ग्रुप की तरह। तो जो ये जो सीमेंटिंग एजेंट है, जैसे अब मानो यहां पर मेरा ये क्ले पार्टिकल है, ये क्ले पार्टिकल के बाहर आयरन की लेयर, आयरन प्रेजेंट है। तो ये आयरन जो है ये क्या करता है, एक फेविकॉल का काम करता है कि ठीक है, क्ले के पास नेचुरली स्टिकीनेस तो है, बट आयरन अगर वहां पे प्रेजेंट है, एक चीज लिख लेना, ये जो एल्यूमिनियम एंड आयरन जो है, इन्हें हम बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, ये जो है दे एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट। ठीक है, ये सॉइल के अंदर एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लेयर आ गई आयरन की। अब इस आयरन की लेयर के ऊपर जब आपका सैंड और सिल्ट पार्टिकल बाइंड होंगे, दिस एग्रीगेट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल एग्रीगेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो हेल्प करते हैं एग्रीगेट फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो आपका एल्यूमिनियम एंड आयरन है, ये मैंने बताया कि ये एक बेटर एग्रीगेशन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। साथ के साथ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन,
ये दोनों भी एग्रीगेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपका कैल्शियम हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। क्या आप मुझे कोई एक दो चीज और बता सकते हो जो आपने अगर बुक में पढ़ा हो, तो क्या और हेल्प कर सकता है एग्रीगेशन में? आशुतोष, मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, बट आपको थोड़ा सा तो देखो यहाँ मेहनत करना ही पड़ेगा कि आप कुछ वर्ड्स जो है साइंस के समझ सके। जैसे सेस्क्यू ऑक्साइड है, अब इसको मैं हिंदी में कैसे समझाऊं? सीमेंटिंग एजेंट है, मैंने समझाया कि वो एक फेविकॉल का काम करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इनपुट खुद भी डालिए, थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं जहां मुझे आए। ठीक है, बट जहां तक है मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, प्योर हिंदी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब देखो, हाँ, सेलुलोज हो गया, फंगाई। फंगाई ना वॉट आपका मिनरल अवेलेबिलिटी में हेल्प करता है, सॉइल एग्रीगेशन में हेल्प नहीं करता। अब इधर देखो एक बारी, अब ये जो कैल्शियम, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आपका वाटर, ये जो सभी है आपका कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, वाटर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी आपका सॉइल एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है आशुतोष ग्रुप होना, एक साथ जुड़ना सॉइल का। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें आपका ग्रुपिंग में हेल्प करती हैं। बट इनके लिए किस चीज की जरूरत है? अब क्ले पार्टिकल है, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तब तक उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सो दिस वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ योर क्ले पार्टिकल। ये आपके क्ले पार्टिकल को एक्टिवेट करता है कि उसके अंदर आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए। जैसे ही आपका उसमें नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, बट वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है इन एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए। जब तक कोई चीज, अब आपकी मान लीजिए आपके पास फेविकॉल है, वो बिल्कुल सूखी हुई है, तो वो क्या कोई चीज को स्टिक करेगी? नहीं करेगी। बट जब आपने उसमें वाटर ऐड किया, पानी ऐड किया, तो वो एक्टिवेट हो गई। ठीक है, उसके अंदर वो हेल्प करेगी स्टिकीनेस में। तो इसलिए वाटर बहुत एसेंशियल है एक आपका मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये जो सीमेंटिंग एजेंट्स हैं ये आपका बेटर हेल्प करे फॉर्मेशन में। अब जैसे आपको ये समझ में आ गया कि कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम कैसे हेल्प करते हैं। वाटर जो है वो क्ले पार्टिकल को क्या करता है, उस पे नेगेटिव चार्ज को एक्टिवेट करता है, और आसपास में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी को हेल्प करता है कि वो उस पे आकर के स्टिक हो जाए। अब एल्यूमिनियम और आयरन का मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो है एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं। दे ऑल्सो एक्टिवेट व्हेन देयर इज अ मॉइस्चर प्रेजेंट। ये दोनों भी तभी एक्टिवेट होते हैं। अब आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये भी क्या करता है, एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब आपका जो आयरन है, ये आयरन जब फ्लॉक्यूलेट होगा या ये फ्लॉक करेगा और ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट। तो ये तो हो गया मेरा आपका ये एलिमेंट्स की कौन कौन से सीमेंटिंग एजेंट, कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। आशुतोष, दैट बुक इज नॉट अवेलेबल इन हिंदी, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है बच्चे, और हिंदी के अंदर कोई ऐसी अच्छी बुक है भी नहीं जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूं एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर की सारी मोस्टली जितनी भी बुक्स है, ऑल आर योर इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये। अब इसके बाद आता है मेरा ऑर्गेनिक मैटर।
अब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सबसे बेस्ट सीमेंटिंग एजेंट है। ये सबसे बेस्ट सीमेंटिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अब ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है जब ये वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो इट रिलीज योर म्यूकस एंड म्यूसिलेज। ये दो कंपाउंड रिलीज करता है, रिलीजेस टू कंपाउंड, दैट इज म्यूकस एंड म्यूसिलेज। जैसे हमारी क्ले के पास में स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी है, वैसे ये जो म्यूकस है और म्यूसिलेज है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब कहीं पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या फंगल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत चिपचिपा, जैसे आपने सब्जी खराब हो गई रखी हुई तो आपने देखा होगा ना बहुत स्टिकी हो जाता है और उसके अंदर से ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है। तो वही हमारे वो सब हमारे ऑर्गेनिक मैटर तो उन्हीं सब का डिग्रेडेड वर्जन है। तो उसमें कुछ आपका जब वेट हो जाता है तो ये रिलीज करता है म्यूकस और म्यूसिलेज। ये जो म्यूकस और म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और म्यूकस जो है एक स्टिकी सब्सटेंस है। ये दोनों ही आपका स्टिकीनेस की प्रॉपर्टी लेकर आते हैं जिसकी वजह से ये बेटर एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर मेरी सॉइल स्टेबल नहीं है, जैसे आपने देखा होगा सॉइल में बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, तो कहा जाता है कि ऐड करिए अपनी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर एग्रीगेशन बढ़ाएगा, एग्रीगेशन बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस लाएगा इरोजन के अगेंस्ट, इरोजन नहीं होने देगा, आपकी मिट्टी को बहने नहीं देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो म्यूकस जो है ये क्या करता है, जैसे मान लो ये मेरा क्ले पार्टिकल है, अब म्यूकस तो एक स्टिकी सब्सटेंस है, वो तो इसके चारों तरफ एक चिपचिपी लेयर बना देगा एंड इट विल अट्रैक्ट योर सिल्ट पार्टिकल एंड सैंड पार्टिकल, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज योर म्यूकस। अब ये मेरी क्ले पार्टिकल है एंड दिस म्यूसिलेज विल फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से मान लीजिए यहां मेरा सैंड का पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये सैंड के पार्टिकल को होल्ड करके रख लेगा। मान लीजिए यहां मेरा सिल्ट का पार्टिकल है तो इट विल होल्ड दैट सिल्ट पार्टिकल एज वेल। साथ में कोई आपके न्यूट्रिशन है, कोई न्यूट्रिएंट है, ये उसको भी होल्ड करके रखेगा। ये म्यूकस हो गया एंड ये हो गया आपका म्यूसिलेज हो गया। तो और एक बात और, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर बेटर एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू एनी अदर सब्सटेंसेस, और ये क्ले को सबसे ज्यादा हेल्प करता है एग्रीगेशन में। जब हम सॉइल के अंदर क्ले को ऐड करते हैं, जब हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर क्ले के साथ में मिक्स होता है, अब ऑर्गेनिक मैटर में क्या प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है, और इस ह्यूमस में से ही आपका म्यूकस एंड म्यूसिलेज निकलता है, ठीक है। तो ये जब आपका क्ले के साथ में हम इसे ऐड करते हैं तो ये बनाता है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है आपका सबसे बेस्ट एग्रीगेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ही क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बना, सैंड है, सिल्ट पार्टिकल है, न्यूट्रिएंट पार्टिकल है, ऑल द पार्टिकल्स क्लब टुगेदर एंड दे फॉर्म द वेरी स्टेबल एग्रीगेट विच इज द बेस्ट फॉर योर एग्रीकल्चर। एंड दिस इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप, इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड कीजिए। समझ में आया यहां तक? अब जैसे ऐश्वर्या ने बोला कि सेलुलोजिक सब्सटेंसेस और आपका फंगाई जो है, ये जो फंगाई है ये क्या करते हैं, दे रिलीजेस सम सब्सटेंस, जैसे म्यूकस आपका रिलीज कर रहे हैं ये, तो ये जो वो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं उसकी वजह से एग्रीगेशन आता है। दूसरा, ये जो आपका फंगाई है ये क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, धागे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे फंगस है तो इसमें इस तरीके के हाइफे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दे विल होल्ड अप द न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और इनकी अवेलेबिलिटी एनहेंस करते हैं।
तो यही रीजन होता है कि मेरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सबसे बेस्ट है एग्रीगेशन के लिए, और ये रिकमेंड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यूज कीजिए, आप आप अपनी फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कीजिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया या कोई डाउट है? साथ में आप लिख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, releases polysaccharides which also help in aggregation. ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, एक्सेट्रा। ये भी क्या करते हैं? हेल्प इन एग्रीगेशन। ठीक है, क्लियर टिल नाउ? Okay. आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, वेंडरवॉल फोर्सेस हो गया, ये हेल्प इन एग्रीगेशन। ये क्या करते हैं? आपका एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी कैटायन को अट्रैक्ट करते हैं ऑन द एनायन। एनायन क्या है मेरा? क्ले पार्टिकल अट्रैक्ट्स cations on the clay particle। जैसे आपका क्ले पार्टिकल है, उस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो क्ले पार्टिकल मेरा क्या हो गया? इट्स एन एनायन। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया वो मेरा कैटायन हो गया। तो ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडरवॉल फोर्सेस है आपका, जो है ये क्या करते हैं? एनायन को, सॉरी कैटायंस को एनायन के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं, उसको स्ट्रिक करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, दे आर अटैच्ड बाय दीज फोर्सेस। ये इन्हीं सब फोर्सेस की वजह से आपका क्ले पार्टिकल पर अटैच रहते हैं। लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये जितने भी मिनरल्स हैं ये सभी आपके इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, क्ले पार्टिकल पे। अब मुझे एक बात ये बताइए, आप सभी को एक चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से मेरी सॉइल में एग्रीगेशन बनता है, कैसे आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो चाहे आपके न्यूट्रिएंट हो, चाहे आपके क्ले पार्टिकल हो, सॉइल पार्टिकल हो, वो सभी क्ले के ऊपर ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जब उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होनी होती है या प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जैसे पानी मैंने दिया तो क्ले के ऊपर आपका मान लीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो वाटर में आ जाएगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वाटर थ्रू सॉइल। सॉइल के थ्रू वो वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं इनको, जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए, एक पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गई कि भाई सॉइल में कैसे आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन उनको हेल्प करता है। सभी को क्लियर हो गया ये अच्छे से? एक मैं रफ डायग्राम आपको बना करके बता देती हूँ।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया, मेरी सैंड हो गया, ये हो गया मेरा सिल्ट। ये आपके आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये ह्यूमस की लेयर हो गई। जितना स्टेबल मेरा एग्रीगेट होगा, जितने मेरे यहाँ पर फोर्सेस होंगे फॉर द एग्रीगेशन, उतना ही बेटर एग्रीगेशन होगा। और एक चीज देखिए, मुझे बताइए, पोर स्पेस जिसमें ज्यादा है वहां एग्रीगेशन कम होगा या ज्यादा होगा? इज पोर स्पेस रिक्वायर्ड? बताओ। अब एक दो जो मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी उनका आंसर दो, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहां पर, अब जैसे सैंडी सॉइल है उसमें पोर्स बहुत ज्यादा है, बट क्ले तो है ही नहीं, तो पोर स्पेस डजंट डिसाइड द एग्रीगेशन स्टेबिलिटी। वो एग्रीगेशन स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। बट यस, पोर स्पेस, एक ऑप्टिमम पोर स्पेस हमारा रिक्वायर्ड है आपका किस चीज के लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब मान लीजिए हर जगह पोर्स के अंदर भी अगर एग्रीगेट्स आ गए तो आपका प्लांट की जो रूट्स है उन्हें जगह नहीं मिलेगी, उन्हें इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस नहीं मिलेगा जहां पर वो पेनिट्रेट कर सके, ग्रो कर सके। पोर स्पेस इज नेसेसरी। और एक, जैसे मान लीजिए अब आपका जो सॉइल एग्रीगेट है ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे जो ये स्ट्रेंथ है सॉइल एग्रीगेट की, इट डिपेंड्स अपॉन द shrinking and swelling of clay particle, कि मेरा वो कितना ज्यादा श्रिंक कर रहा है, कितना ज्यादा स्वेल कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करेगा आपका श्रिंकिंग और स्वेलिंग ऑफ द क्ले पे। दूसरा कि ये जो मेरे डिफरेंट पार्टिकल्स क्ले से जुड़े हुए हैं वो किस एंगल से जुड़े हुए हैं। अब आपका अगर मान लीजिए जैसे होता है ना कि बहुत सारे हम कंपाउंड देखते हैं कि कोई 45 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, कोई आपका 60 डिग्री पे जुड़ा है, कोई 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। अब मेरा एक ये पार्टिकल है, ठीक है, इसके साथ ये क्या है आपका 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से 180 डिग्री पे इसको ऐसे स्टिक करूं, या फिर किसी चीज को मैं इस एंगल पे इसके साथ स्टिक करूं, तो दिस इज हैविंग मोर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके पास ज्यादा एरिया है कॉन्टेक्ट का, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। अब ये है, ठीक है, अब ये जो है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है, तो एंगल जो ये बना रहा है वो भी कम है यहाँ पे। तो एंगल भी डिसाइड कर रहा है कि किस एंगल से मेरे डिफरेंट पार्टिकल क्ले पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, कि कितनी स्टेबिलिटी वो देगा सॉइल को। गॉट इट? एंगल ऑल्सो डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल एग्रीगेट, कि वो कितना आपका है। ठीक है,
decided by the angle of attachment. ठीक है, जो एंगल ऑफ अटैचमेंट है वो भी आपका डिसाइड करेंगे कि कितने मेरे पार्टिकल की स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ नहीं है. ठीक है, और फिर इसके अंदर आपका ये हो गया, अभी टाइप्स बच गए इसके, है ना. मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एंगल ऑफ अटैचमेंट हो गया. स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग हो गया ऑफ द क्ले पार्टिकल. आई एम फॉरगेटिंग 2 पॉइंट्स हियर, यहाँ पे 1-2 चीजें और है. स्ट्रेट फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ ऑल्सो डिपेंड, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूं, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस. इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने ज्यादा स्ट्रेंथ है. अब मान लीजिए कहीं पर आपका क्ले पार्टिकल बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम है क्ले पार्टिकल की, तो एक पूरी क्ले सॉइल जहां पे आपका 40% कंसंट्रेशन है क्ले की और एक जगह जहां पर 10% है, तो जो बेटर एग्रीगेशन होगा वो कहां पर आएगा, जहां पर 40% क्ले पार्टिकल है. ठीक है, तो ये जो है कुछ एक क्ले पार्टिकल है. अब एक क्ले पार्टिकल अपने साथ 10 आपके सैंड पार्टिकल, मान लीजिए ये एक क्ले पार्टिकल है जहां पर 10% है, यहाँ इतने सारे सैंड पार्टिकल है. अब द सिंगल क्ले पार्टिकल कैन नॉट होल्ड दीज सैंड पार्टिकल. तो यहाँ पे जो कोहेशन का जो फोर्स होगा, सॉरी एडहेशन का जो फोर्स होगा वो वीक होगा. और यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स है क्ले के, दे ऑल कैन होल्ड अप दी सैंड पार्टिकल. वो इन सभी सैंड पार्टिकल को अपनी तरफ होल्ड करके रख सकते हैं, अटैच करके रख सकते हैं. तो वहां पे कोहेशन या एडहेशन के जो फोर्सेस होंगे वो काफी ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग होंगे. तो ये सब चीजें मिलकर के आपका डिसाइड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एग्रीगेट. और एक बात करते हैं हम एनारोबिक कंडीशन की या वाटर लॉग्ड सॉइल की. अब मुझे बताइए, जो वाटर लॉग्ड सॉइल है वहां पे वाटर भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना. वाटर काफी अच्छी खासा मात्रा में प्रेजेंट है वहां पे. आपका मिनरल्स प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है. वाटर लॉग्ड सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है ना आपका, क्योंकि जो जितनी भी वेजिटेशन है सब डेड करके ऑर्गेनिक मैटर वहां बनाएंगी. तो मुझे बताइए उसके सॉइल एग्रीगेट्स ज्यादा बेटर होंगे या एक नॉर्मल सॉइल के? बताइए, सोच करके बताइए कि वो स्टेबल होंगे या नहीं होंगे. और स्टेबल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां पर तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है. वहां पे तो वाटर लॉग्ड सॉइल में तो सब कुछ प्रेजेंट है, जितना हमने बताया कि एग्रीगेशन के लिए ये सब चीजें जरूरी है. ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, बट स्टिल वहां पर आपका एग्रीगेशन कैसा होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? यू हैव टू टेल मी. स्टेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा स्टेबल? देखो, जो वाटर लॉग्ड सॉइल है या फिर वाटर लॉग्ड सॉइल है आपकी, या ऐसी सॉइल जहां पे पोर स्पेस इज फिल्ड विद वाटर, ये जो एग्रीगेट बनाएंगे, द एग्रीगेट इज, द सॉइल एग्रीगेट इज लेस स्टेबल. बिकॉज यहां पर जो सॉइल एग्रीगेशन है उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाटर इज टू मच टू सो सॉइल स्वेल्स अप. अच्छा देखो, यहां पर जो है यहां पर सॉइल को चाहिए एग्रीगेशन के लिए बेटर गैसियस कंपोजिशन
एरेशन। एरेशन और एक अच्छी गैसियस कंपोजिशन होना बहुत जरूरी है आपका सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए। अब मान लीजिए आपके जो पोर स्पेस है, ठीक है, आपने एग्रीगेट फॉर्मेशन कर दी, एग्रीगेट सॉइल से एग्रीगेशन बन गया। अब यहाँ पर ये आपका एक सॉइल एग्रीगेट हो गया, यहाँ सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल सब, ये एक दूसरा सॉइल एग्रीगेट हो गया। ये पोर स्पेस है, दिस इज द पोर स्पेस। इस पोर स्पेस में सारा वाटर फिल है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि वाटर इज वेरी नेसेसरी, नहीं पोर स्पेस बिग नहीं होता है, वाटर इज वेरी नेसेसरी टू डिसॉल्व ऑल द मिनरल हेयर, यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। जब बहुत एक्सेस में वाटर प्रेजेंट हो जाता है तो ये पोर्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, एरेशन बचती नहीं है। आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, वो सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन हो जाती है आपकी। और दूसरी बात, जब बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो वहां पर क्या होता है, आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। हेयर इन वाटर लॉग कंडीशन सॉल्ट कंसंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। ये क्या करते हैं सब, ये डीफ्लोक्यूलेशन करते हैं, ये जो सॉल्ट है उस सॉइल एग्रीगेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर को बाय फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना करके पूरे तरीके से तोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीफ्लोक्यूलेशन। ठीक है, ये ब्रेक सॉइल है। तो यहां जो मेरा सॉइल एग्रीगेट बनेगा वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा, अनस्टेबल होगा। अंडरस्टूड कि क्यों होगा? एक अच्छी गैसियस कंपोजिशन होना बहुत जरूरी है एक अच्छे सॉइल एग्रीगेशन के लिए। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, हाँ फिर हम उसे आपका सॉइल इरोजन में भी डिस्कस कर लेंगे। अब पानी है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि डिनोइडेशन फोर्सेस जो हैं वो मेरी सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब करते हैं, दे रिमूव माय लॉट ऑफ सॉइल लॉन्ग विद दैट। अब देखो जो सैंड का पार्टिकल है, ये सॉरी टेक्सचर का पार्ट है कि वाटर इरोजन में क्यों सस्पेक्टेबिलिटी कम है, ससेप्टेबिलिटी आपकी कम क्यों है सैंड की, मतलब विंड इरोजन बहुत ज्यादा होता है बट वहां पे ना ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। देखो आपका सैंड पार्टिकल है, इट्स लार्जर इन साइज और ये हैवी है साइज में। यहां जो है डिपोजिशन, डिपोजिशन तो क्या, यहाँ पे सॉइल एग्रीगेट ब्रेक डाउन तो होगा, टूटेगा, वो मूव भी करेगा, बट इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता है। होगा क्या, जैसे मान लीजिए इस पे पानी की बूंदें गिरेंगी, तो जब ये पानी के साथ साथ मूव करेगा तो इसका साइज इतना ज्यादा है, वेट इतना ज्यादा है कि ये आपका बहुत दूर तक मूव नहीं कर पाता है, ये सॉइल के अंदर घुल नहीं पाता है। कई बार आपने देखा होगा सैंडी सॉइल के ऊपर से पानी बहा करके देखना बहुत ज्यादा स्पीड से, या फिर अब अगर आप कभी खेत वगैरह में विजिट किया हो ऐसी जगह जहां पर सैंड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू इट, तो आपने देखा हो बीचेस के किनारे, आपने देखा होगा बीचेस या नदी के किनारे आपने देखा होगा, क्या नदी के किनारे मिट्टी बह करके चलती है, सिर्फ पानी जाता है एंड द सॉइल इस तरीके की लेयर्स बन जाती है नीचे सॉइल की। यू ऑल हैव सीन दिस ना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, हैवी है साइज में, वाटर जो है उनको अपने साथ बहुत ज्यादा बहा कर नहीं ले जाता, ये मिक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ जो मेरे सॉइल पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाते आपका वाटर के अंदर, तो बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं होते। दैट्स व्हाई यहाँ जो सैंडी सॉइल है उसमें आपका इरोजन, वाटर इरोजन जो है कम होता है, विंड ज्यादा है, और विंड के अंदर भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बट मतलब यहाँ रन ऑफ लॉसेस जो है सैंडी सॉइल में, रन ऑफ लॉसेस जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू योर क्लेई सॉइल, बिकॉज लार्जर इन साइज एंड दे आर हैवी इन वेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्ले पार्टिकल।
अब जब बहुत क्ले पार्टिकल है, बहुत स्मॉल है, बहुत हल्के वेट है इनका, जैसे ही इस पे पानी गिरेगा ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे एंड यहां पर क्या होगा, डिसॉल्व होंगे, ये घुल जाएंगे वाटर में। जो मडी वाटर हम बोलते हैं ना, दैट इज फॉर्म्ड बाय क्ले एंड सिल्ट। मेजरली क्ले की वजह से होता है मडी वाटर जो बनेगा, और उसके साथ साथ आपकी मिट्टी बहेगी फिर। तो यहां जो है क्लेई सॉइल के अंदर, अब हमने ये भी पढ़ा है कि आपका जो सैंडी सॉइल है इसमें परमिएबिलिटी ज्यादा है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है, तो जो पानी है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। कुछ अगर बह रहा है तो वो आपका सैंड को लेकर के नहीं जाएगा बिकॉज हैवी इन वेट। अब क्या है, क्लेई सॉइल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि क्लेई सॉइल आपकी परमिएबल नहीं है, इसमें इनफिल्ट्रेशन नहीं है, सॉइल के पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे हैं कि जैसे ही रेनफॉल इस पे गिरेगी तो ये आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे, पोर स्पेस कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। पोर स्पेस ब्लॉक हो गया, सॉइल के पार्टिकल्स मेरे बिखर गए, तो जो रन ऑफ होगा अब यहां पर क्या होगा, दीज ब्रेक डाउन पार्टिकल विल डिसॉल्व इन सॉइल, वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाएंगे और रन ऑफ के साथ साथ बहुत ज्यादा मेरा लॉस होगा। अंडरस्टूड? आया समझ में ये सैंड का और क्ले, सैंड और क्ले पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी। तो जो रन ऑफ लॉसेस होते हैं ये आपके क्ले सॉइल में बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर सैंडी सॉइल। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर या फिर आपका शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। जो आपके बुक में दिया हुआ है ना वो सारा पढ़ लेना, ठीक है। अब जो शेप्स हैं आपकी स्ट्रक्चर की, वो डिफरेंट टाइप की शेप है। पहली है आपकी प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लेक्स जैसे दिखते हैं, इस तरीके से फ्लेक्स मुझे बने हुए दिखाई देंगे सॉइल के, ठीक है, प्लेट्स की फॉर्मेशन में ये बनेगा। जब मेरे सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल जो है वो एक इस तरीके से एग्रीगेट फॉर्म करेंगे कि वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली लेयर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन आई विल से कि मेरी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो मेरा प्लेटी स्ट्रक्चर है। इसके बाद होता है आपका एक प्रिज्मेटिक, और आपका प्रिज्मेटिक बोल सकते हैं या कॉलुमिनर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये जो प्रिज्मेटिक या कॉलुमिनर स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि आपके जो सॉइल पार्टिकल है दे विल फॉर्म कॉलम, ये कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर क्या है, आपके कॉलम्स बनते हैं इस तरीके के, ठीक है, जिनके 6 साइड्स होती है ना, 6 साइड एंड्स होते हैं इनके, ये कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम की जो आपकी अप्रोक्सीमेट विड्थ जो होती है दैट शुड बी अप टू 15 सेंटीमीटर, या डायमीटर बोल लीजिए, आपकी जो डायमीटर है एक कॉलम की दैट शुड बी अराउंड 15 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। ये हो गया आपका प्रिज्मेटिक। इसके बाद आता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या है, स्फीयर, राउंड शेप के अंदर स्फीयर के फॉर्म में ये बनाएंगे आपका। जब मेरे सॉइल पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो आपका एक स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, देन आई विल से कि मेरा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है दैट इज स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। तो ये मेजरली जो मेरे हैं 4 मेरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और यहाँ पे जो एक स्फीयर की जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 2 सेंटीमीटर, ये मेरी 2 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। प्लेटी स्ट्रक्चर, प्रिज्मेटिक हो गया, स्फेरिकल हो गया, आई एम फॉरगेटिंग वन, एक छूट रहा है कोई सा, हाँ, ब्लॉक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गया, एंड द लास्ट वन इज योर ब्लॉक्स।
ये आपके क्यूबॉइडल ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक बनते हैं, यहाँ पर आपके ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज माय ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो एक ब्लॉक का साइज जो होगा या जो डायमीटर होगा दैट विल बी अप टू योर 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर तक रहता है, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। एंड ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सो दिस इज माय ब्लॉक स्ट्रक्चर। ये मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, इज इट विजिबल? ये जो मेजरली है हमारे 4 हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। दिस इज योर प्लेटी स्ट्रक्चर, ये आपके प्लेट के फॉर्म में बनाया हुआ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना है। ये कॉलमिनर है, प्रिज्मेटिक। इसमें एक जो क्यूब है इसकी जो विड्थ होगी दैट विल बी अराउंड योर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा ये है एक एग्रीगेटेड और ग्रैनुलर सॉइल। देखो एक सेकेंड रुको। मेजरली ये हमारे 4 टाइप के आपके सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लॉकी, कॉलमिनर, प्लेटी और मैसिव, जिसे हमने आपका वो प्रिज्मेटिक बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज देखो, ये मेरा है ग्रैन्युलर, ये सैंडी सॉइल में ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां पर क्ले पार्टिकल नहीं है, तो ये ग्रैन्युलर फॉर्म में होगा। ये है एग्रीगेटेड, ये आपका क्लेई सॉइल में ज्यादा मिलेगा। देखो इस तरीके के एग्रीगेट्स बने होते हैं सॉइल में, ठीक है, ये एग्रीगेटेड हो गया। यहाँ पर अब है ब्लॉक, ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पे एक ब्लॉक की जो विड्थ होगी वो आपका 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आपका कॉलमिनर, ठीक है, प्रिज्मेटिक शेप होगी यहाँ पर। अब ये जो प्रिज्मेटिक शेप है ये आपकी यहाँ पर एक ब्लॉक की एक जो कॉलम है उसकी सेंटीमीटर में कितनी डायमीटर होगी आपकी 15 सेंटीमीटर तक। ये मेरा प्लेटी स्ट्रक्चर हो गया, प्लेट्स जैसे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ एक के ऊपर एक अरेंज, ठीक है। ये है मेरा मैसिव, या इसे मैं स्फेरिकल भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे लार्ज स्फेरिकल ब्लॉक्स, यहाँ पर जो है ये आपका रॉक का दिखाया हुआ उन्होंने एक्चुअली, बट यहाँ पर मैं स्फेरिकल ले लेती हूँ। सो जहां पर मेरे स्फीयर राउंड शेप के अंदर मिलेगा जिसकी एक की जो डायमीटर है वो होगी अराउंड 2 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया कैसे होता है मेरा सॉइल स्ट्रक्चर। You can refer this as well. अब मुझे बताइए सॉइल स्ट्रक्चर सबको अच्छे से समझ में आ गया? आ गया ना। अब मैंने एग्रीगेट स्टेबिलिटी जो है आपको बता दिया है, समझा दिया है। हाउ डज योर सॉइल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कैसे मेरा सॉइल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करेगा ग्रोथ ऑफ प्लांट, और क्या कैसे वो हेल्प करेगा, या फिर स्ट्रक्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है आपका सॉइल की प्रॉपर्टीज पे। तो समझ आ गया कि वो रेजिस्ट करता है सबसे पहले तो डिनोडेशन फोर्सेस को। जितनी मेरी बेटर स्टेबिलिटी होगा उतने ही मेरी सॉइल जो है अच्छी होगी, दैट विल बी बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। मीडियम एग्रीगेट स्टेबिलिटी जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर माय एग्रीकल्चर। ना ही तो बहुत कम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इफ दैट इज देयर देन
इट विल नॉट बी फीजिएबल फॉर माई एग्रीकल्चर। अगर सॉइल एग्रीगेशन अच्छा है, उसके अंदर पोर स्पेस बहुत अच्छा है, तो रूट पेनिट्रेशन बहुत सही होगी और वहां मेरी क्रॉप जो है ग्रो अच्छा करेगी। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड है, तो रूट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी और मेरा अच्छे से बनेगा नहीं। मतलब मेरी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा। प्लांट की जब रूट ही अच्छे से नहीं बनेगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, तो प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा मुझे? सो दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर अगेन। अब बात करते हैं यहाँ पे इरोजन। वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इरोजन होता है आपका और कैसे आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो है उसे इंपैक्ट करेंगे। अब कोई चीज है, उसको आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है चिपका, तो कितनी भी तेज हवा हो वो वहां से रिमूव नहीं होगा। बट एक चीज ऐसे ही पड़ी हुई है, तो हवा चलेगी, पानी आएगा, वो अपने साथ उसको बहा करके ले जाएगा। आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सेस्क्यू ऑक्साइड्स हो गए, आयरन हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे हेल्प इन बेटर एग्रीगेशन। जितने ज्यादा ये प्रेजेंट होंगे उतना बढ़िया एग्रीगेशन होगा। लास्ट में आता है मेरा ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? ये एग्रीगेशन सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर एक क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो आपका एग्रीगेशन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सबसे बढ़िया एग्रीगेशन देता है। और वो अगर ऑर्गेनिक मैटर मेरी सॉइल में है, तो वो आपका सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से मेरे प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है। एक तो वो आपका एग्रीगेशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बहुत ज्यादा गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया है, आपका फंगस है। दे रिलीजेस लॉट ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड्स, वो काफी सारे पॉलीसेक्रिहाइड्स रिलीज करते हैं और ये पॉलीसेक्रिहाइड्स भी मोस्टली स्टिकी होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से आपका ये भी बेटर एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें म्यूकस और म्यूसिलेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन वापस से आपका काफी ज्यादा सही होता है। तो अब मुझे बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है सॉइल स्ट्रक्चर में, या उसका समझ में आ गया कि ये कैसे इंपैक्ट करेगा प्लांट ग्रोथ को और इसको कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं? इसके बाद हम शुरू करते हैं सॉइल मॉइस्चर। बताइए, सबको समझ में आ गया अच्छे से? ऐश्वर्या, सौभाग्या, आदित्य, हिमानी आज क्लास में नहीं है? ओके। आशुतोष, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कुछ टाइम इश्यू होगा, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम सॉइल मॉइस्चर स्टार्ट करते हैं। आज सॉइल मॉइस्चर को खत्म कर लेंगे, ठीक है? कल फिर हमारी कुछ एक दो ही प्रॉपर्टी बचेंगी, फिर हम अपना सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कल ही शुरू कर। सो 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है? 16 हुआ है अभी, लाइक अराउंड योर 30 के करीब। आप लोग 30 से पहले ही आ जाना, ठीक है? 25 के अराउंड, ठीक है? सो लेट्स एंड मत करना क्लास, कोई भी जो न्यू स्टूडेंट है एंड मत करना। आई एम जस्ट राइटिंग हेयर, मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 मिनट ब्रेक। Everyone is back in the class? सभी अवेलेबल है? सो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो है सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, अब
अब एक चीज समझते हैं, देखो अब मैंने आपको बताया कि जो मेरी सॉइल है वो 3 पार्टिकल से मिलके बनी है, उनका अरेंजमेंट बता दिया। अब मेरी जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर 2 टाइप के पोर होते हैं। कौन से पोर होते हैं? 2 तरीके के पोर होते हैं। वन इज योर माइक्रोपोर एंड द सेकेंड वन इज योर मैक्रोपोर। अब देखो, ये एक सॉइल एग्रीगेट है, ये क्या है? मेरे सॉइल एग्रीगेट्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्रीगेट्स मेरी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब यहां एक चीज देखो, आपको 2 तरीके के स्पेस यहां पर विजिबल हो रहे होंगे। एक स्पेस तो ये हो गया, दिस इज द स्पेस, है ना, एंड वन स्पेस विच इज विजिबल टू यू, एक ये यहां पर होगा, ये देखो 2 पोर्स के बीच में। इज इट विजिबल टू एवरीवन? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो देखो, ये जो मेरे 2 एग्रीगेट्स के बीच में जो पोर स्पेस है ये बहुत ज्यादा लार्ज है, तो ये जो मेरा पोर स्पेस है इसे मैं कहूंगी मैक्रोपोर। ठीक है, और मेरा ये जो पोर स्पेस है दिस वन, इट इज योर माइक्रोपोर। जो सॉइल एग्रीगेट्स के बीच में या जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की ग्रुप के बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे फोर्सेस जो होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर माइक्रोपोर्स, और जो आपके लार्जर पोर्स है वो होते हैं आपके मैक्रोपोर। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें, तो जो सॉइल वाटर है या सॉइल मॉइस्चर है वो मैक्रोपोर में प्रेजेंट होता है या माइक्रोपोर में प्रेजेंट होता है? The soil moisture which is available to the plant is present in your macropore or micropore? अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो भी आपको लग रहा है बताइए। माइक्रोपोर, वेरी गुड। सो ये जो सॉइल मॉइस्चर है ये मेरा प्रेजेंट होता है माइक्रोपोर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। अब आपने मान लीजिए अपनी फील्ड के अंदर पानी दिया, ठीक है, पहले तो हम कंडीशन समझते हैं होता क्या क्या है सॉइल में। आपने सॉइल के अंदर इरिगेशन पानी दिया या फिर रेनफॉल हुई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, तो अब जब उस बारिश के टाइम होने के बाद आप लोग कभी खेत में गए हो, फील्ड में गए हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी खेत के ऊपर पानी बहता रहता है, देखा होगा ना, बारिश के जस्ट बाद द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द फील्ड। या फिर वो भी छोड़ो, आपके घर में आप लोग सभी गार्डनिंग तो करते ही होंगे, घर में 1 या 2 पोट तो सभी के होंगे। सो जब आप उसमें पानी डालते हैं तो कुछ देर तक आपको दिखता है ना कि पानी ऊपर तैर रहा है, लगता है ना कि जब आप 2 डब्बे, 1 डब्बा पानी डाल दिया वो तो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा डब्बा जब पानी डाला तो वो पानी पोट के ऊपर आपका फ्लोट करता है ना। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। जब पानी जस्ट आफ्टर द रेनफॉल और जस्ट आफ्टर द इरिगेशन व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, मतलब आपका एक्सेस वाटर में नहीं कहूंगी, अगर मैं टेक्निकल टर्म में आपको समझाना चाहूं तो व्हेन ऑल द मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर सैचुरेटेड सॉइल। उस सॉइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। कि मेरे जितने भी मैक्रोपोर है, जितने भी माइक्रोपोर है, सभी में पानी प्रेजेंट है। ठीक है, सो सबसे पहले आता है कंडीशन मेरी सैचुरेटेड सॉइल। अब ये सैचुरेटेड सॉइल क्या है? When all the macro and micropore
are filled with water. Just after rainfall or irrigation. रेनफॉल के जस्ट बाद या फिर इरिगेशन के जस्ट बाद जो मेरी कंडीशन होती है सॉइल की, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉइल. क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉइल. और ये जो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे मेरे सारे के सारे मैक्रो और माइक्रोपोर वाटर से फिल हो जाए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट. सैचुरेटेड पॉइंट हम इसे बोलते हैं. तो मुझे बताओ, क्या ये सारा का सारा पानी प्लांट्स को अवेलेबल होगा? क्या ये सारा का सारा वाटर जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल होगा? है ना, ये सारा पानी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा. अब होगा क्या? देखो, अब ग्रेविटी विल ऑल्सो प्ले इट्स रोल. ग्रेविटी इसका रोल प्ले करेगी. ये मेरा सॉइल है. अब यहां जो वाटर फिल है, gravity will pull it down. ठीक है, ग्रेविटी से अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच लेगी. तो जितना भी एक्सेस वाटर था, जितना भी पानी मेरा मैक्रोपोर में प्रेजेंट था, दिस वाटर विल लॉस टू द लोअर ग्राउंड. जो हम बोलते हैं ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज यही होता है कि जितना मैक्रोपोर में पानी भरा हुआ होता है वो सब नीचे ग्रेविटेशनल वाटर में चला जाता है या फिर आपका नीचे लोअर लेयर्स में चला जाता है. दिस वाटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर. ये क्या है? आपका ग्रेविटेशनल वाटर है और ये वाटर भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है. अब बचा मेरा पानी सिर्फ कहां पर? माइक्रोपोर्स में. Now the water is only left into your micropore. So the water present in your micropore, सिर्फ जब माइक्रोपोर में पानी रह जाता है, that condition is called as your field capacity. क्या बोलते हैं हम इसे? जो ये कंडीशन है सॉइल में, इस कंडीशन को बोलते हैं हम फील्ड कैपेसिटी. और जो माइक्रोपोर में जो पानी प्रेजेंट है उस पानी को बोलते हैं, उस वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर. सो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर आप यूपीएससी के मेंस के अलावा भी अगर कभी एग्री का एग्जाम या कुछ और दें तो कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट इन द सॉइल. प्लांट को कौन सा पानी अवेलेबल होता है? तो ये जो माइक्रोपोर्स के अंदर जो पानी होता है फील्ड कैपेसिटी पे, ये पानी प्रेजेंट होता है अवेलेबल, प्लांट को अवेलेबल होता है. और इस पानी को या इस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर. सो द वाटर, व्हेन वाटर इज when the water is, पहले ग्रेविटेशन वाटर, present in macropore is pulled downward under the influence of gravity, called as ग्रेविटेशनल वाटर. हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. ठीक है, अब बात करते हैं हमारा फील्ड कैपेसिटी. When the water is available only in micropore
That condition is called as field capacity, and the water in micropore is called as your capillary water. This water is available to the plant. ठीक है, ये पानी जो है प्लांट को अवेलेबल होगा। अब यहाँ ये अब हम समझते हैं फोर्सेस कि क्या फोर्सेस है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये चीजें चल रही है और कैसे धीरे धीरे पानी खत्म होता जाता है आपका सॉइल के अंदर। अब देखो, ये मेरा सॉइल पार्टिकल है, थोड़ा और बड़ा कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज माई सॉइल पार्टिकल। अब जो सॉइल पार्टिकल है इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है, दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। नहीं आशुतोष, हिंदी में मुझे कोई आइडिया भी नहीं है और जहां तक मुझे पता है हिंदी में कोई बुक अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर की अच्छी सी। ठीक है, और बाकी मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, बट जहां तक आई वॉज अवेयर अबाउट इट कोई बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। सो यहां देखो, अब ये जो मेरा सॉइल पार्टिकल है, इस सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ जो आपका वाटर प्रेजेंट होगा, दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। वो लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, पानी जो होगा वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस तरीके से। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर and this is the last layer. अब मुझे एक बात बताओ, और ये जो वाटर प्रेजेंट होगा सॉइल में, अगेन दिस इज बाय कोहेशन और एडहेशन फोर्स की वजह से होगा। यहां पर आपका एडहेशन फोर्स लगेगा, यहां जो फोर्स लगेगा दो वाटर की लेयर में वो कोहेशन फोर्स होगा। ठीक है, ये इसमें अब आपको समझाने की इतनी जरूरत है नहीं। अब देखो, जो सॉइल पार्टिकल है वो क्या करेगा, इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट। ये इन वाटर की लेयर को कैसे होल्ड करके रखा हुआ है, कोई फोर्स ही लगा रहा है ना ये इनके वाटर की लेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से इसको होल्ड करके रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो फोर्स होगा वो आपका फर्स्ट लेयर पे होगा या लास्ट लेयर पे होगा? The force exerted by this soil particle on the water layer is highest on which layer? कहां पर सबसे ज्यादा होगा? दिस इज फर्स्ट वन, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो कहां सबसे ज्यादा होगा ये फोर्स? फर्स्ट लेयर में, है ना। ये जो लेयर होगी इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका फोर्स एक्सर्ट होगा। दिस फोर्स इज अराउंड योर 1000 किलो पास्कल या 1 MPa हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये 1 MPa या 10,000 पास्कल के करीब इतना यहाँ पर आपका फोर्स लगता है, जिससे आपका सॉइल पार्टिकल जो है उसको होल्ड करके रखता है वाटर को। अब एक चीज समझते हैं, मेरी सॉइल के अंदर जो वाटर है वो डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट फोर्सेस के अराउंड आपका प्रेजेंट होता है। जितना कम फोर्स उस पे लगा हुआ होगा, वाटर जो है उतनी जल्दी रिमूव होगा। अब ये जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है, ये आपकी मैक्रोपोर में प्रेजेंट है। यहां जो फोर्स लगता है दैट इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल और 0 के करीब ये फोर्स ठीक है, ये आपका ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है यहां पर ये जो फोर्स है। ठीक है, इसीलिए जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी और इस वाटर को पूरा का पूरा नीचे की तरफ खींच लेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब जो मेरा पानी था ये कहां चला गया ग्रेविटेशनल वाटर, यहां 0 तक आपका फोर्स लगा हुआ था। ठीक है, तो 0 से लेकर के 0.33 बार
ठीक है, यहाँ जो फोर्स है बार में लेकर के चलते हैं, मेगा पास्कल को भूल जाओ। यहाँ जो फोर्स लगा हुआ होता है वो 10,000 बार, ठीक है। 10 हम बार यहाँ लिख लेते हैं उसको, 10,000 बार तक। अब यहाँ जो है, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो क्या करता है, आपका 0 से लेकर के 0.33 बार तक का जो आपका फोर्स लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल वाटर उसको पुल कर लेता है नीचे। तो ये जो यहां तक का जो वाटर है, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, ये आपका ग्रेविटेशनल वाटर है, ठीक है। अब इसके बाद आती है फील्ड कैपेसिटी की बारी। अब फील्ड कैपेसिटी में क्या है कि आपका जो वाटर है फ्रॉम 0.33 टू 15 बार, 0.33 से 15 बार तक इतने प्रेशर से अगर होल्ड करके रखा है, मैं ये लेयर्स को ना यहां से रिमूव कर रही हूं, बट रिमूव करूंगी तो आपको मान लीजिए ये जो वाटर था, ये जो 2 लेयर थी, दे आर लॉस्ट टू द, ये ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर चली गई। दिस इज योर ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। अब ये जो 2 लेयर्स हैं, दीज लेयर, यहां जो वाटर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम 0.33 टू 15 बार। ये फील्ड कैपेसिटी पे आपका वाटर है, ये आपका प्लांट्स को अवेलेबल होगा। नाउ दिस इज, अब ये जो 15 बार से लेकर के 60 बार तक का जो प्रेशर होता है, 15 टू 60 बार तक, इतने टाइटर फोर्स से जब होल्ड करके रखा होता है, दिस इज योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहां पे जो वाटर है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये वेपर के फॉर्म में यहां प्रेजेंट होता है वाटर, जिसकी वजह से दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, ठीक है। ये पानी भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। तो जब मेरी हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन आ जाती है, इसका मतलब है नाउ देयर इज अ नीड टू अप्लाई वाटर, अब मुझे पानी देने की जरूरत है। अब यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये एक चार्ट से समझते हैं हम। इधर देखो, यहां पर जो है मेरा 0 प्रेशर है, हेयर आपका 0.33 बार तक, 15 से आ गया अब आपका 60 एंड मोर देन इट, ठीक है। यहां जो कंडीशन है, दिस इज माय सैचुरेटेड, हियर इज द कंडीशन फील्ड कैपेसिटी। ये जो कंडीशन है, दिस इज नॉट, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, इसे बोलते हैं हम विल्टिंग पॉइंट, एंड हियर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब देखो कई सारी चीजें हैं मेरे यहाँ पर, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। ये यहाँ तक फील्ड कैपेसिटी तक समझ में आया कि दिस वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट, तो प्लांट ने उसको, मतलब पानी जो था प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता था। प्लांट की जो रूट थी, इतना प्रेशर एक्सर्ट करके, अब आपको किसी चीज से कोई चीज छीननी है, आपको मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बॉल है और एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मेरे से अगर वो बॉल छीननी है तो उसे मुझसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन ही कैन टेक दैट बॉल फ्रॉम मी, है ना। सो प्लांट की जो रूट थी वो यहां तक ही एक्स्ट्रा फोर्स लगा सकती थी सिर्फ, कि हाँ मुझे पानी एब्जॉर्ब करना है। अब क्या हो गया, विल्टिंग पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि कई बार आपने देखा होगा प्लांट को जब पानी नहीं मिलता, प्लांट बिल्कुल मुरझाया मुरझाया लगता है, देखा होगा ना, बिल्कुल पत्ते ऐसे सूखे हुए, कोई रिजिडिटी नहीं है, वैसा लगता है कि प्लांट मेरा खत्म होने वाला है। यू ऑल हैव सीन दैट। कई बार आप अपने पोट के अंदर पानी नहीं देते हो तब भी आपको ऐसा लगता है, बट जैसे ही आप पानी दे देते हो, आपने पानी दिया, योर प्लांट अगेन फ्लरिशेस, वो बहुत अच्छे से फिर से ग्रो करने लगता है। उससे जैसे पानी नहीं मिला, जैसे आप लोगों को पानी नहीं मिलता तो आप बिल्कुल मुरझा जाते हो, पानी पीते ही फिर गुड। सो वैसे ही प्लांट जो बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि भाई
खत्म होने वाला है, बट आपने जैसे ही पानी दिया वो फिर से रिगेन कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ को। सो दिस इज योर विल्टिंग पॉइंट। मत ये वो पॉइंट है कि अगर इस टाइम में आपका प्लांट को पानी नहीं अवेलेबल कराया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट इफ यू हैव गिवन वाटर एट दिस पॉइंट, योर प्लांट कैन सर्वाइव। यहां पर आपका प्लांट सर्वाइव कर सकता है। बट अगर ये प्रेशर 60 तक पहुंच गया, 60 और बिलो इट, मतलब अब पानी बिल्कुल ही नहीं है, दैट मीन्स योर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की अब यहां पर आप चाहे पानी दो चाहे कुछ भी दो, द प्लांट हैज रीच्ड इट्स लिमिट। नाउ इफ यू कैन डू एनीथिंग बट योर प्लांट विल नॉट सर्वाइव, इट विल परमानेंटली विल्ट, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉइल में आपका एक्स्ट्रा पानी था। अब इस चीज को समझो, आपके पास एक वाटर बॉटल है 1 लीटर की, ठीक है, आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं, आपने जब उस बॉटल को भरा तो आपने उसको थोड़ा ज्यादा भर लिया, जिसकी वजह जब आप कैप बंद करने लगे तो वो एक्स्ट्रा पानी नीचे गिर गया। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी जो नीचे गिरा, दैट इज योर सैचुरेटेड कंडीशन, कि आपने जब उसको ओवरफिल कर लिया बॉटल को, वो हो गई थी आपकी सैचुरेटेड कंडीशन। और उस सैचुरेटेड कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पानी था, जब आप बॉटल का ढक्कन बंद करने लगे तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल गया। अब आपकी बॉटल में जो 1 लीटर पानी है, दैट इज योर फील्ड कैपेसिटी, मतलब आप अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पानी पी सकते हो, ठीक है, वहां तक आप अपनी उसको आप पी सकते हो वहां पानी। अब आपने क्या किया, अब आप ट्रैवल पे गए, आपने पानी को धीरे धीरे करके वो सारा पानी खत्म कर दिया। आपकी जो फील्ड कैपेसिटी थी, आपकी बॉटल में पानी खत्म, फील्ड कैपेसिटी आपने खत्म कर दी। अब क्या हुआ, आपके पास बॉटल है, जब बॉटल के अंदर पानी खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कि मेरे जो बॉटल की जो वॉल्स है, ड्रॉप में बूंदे बूंदे कहीं कहीं पानी रह जाता है। अब ये है विल्टिंग कंडीशन, कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने वो एक बूंद पी तो गले को थोड़ा सा लगता है कि कुछ पिया, बट प्यास नहीं बुझेगी उससे। यू शो द सिम्टम ऑफ थ्रस्ट, आपको उस प्यास के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, आपका चेहरा सूख जाएगा, आपके लिप्स ड्राई पड़ जाएंगे, आपको वो सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, बट यू विल नॉट डाई। आपकी वो जो एक दो बूंद जो बची हुई है, दे कैन गिव यू सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन तो नहीं कि वो इतना कर सकती कि हाँ गला थोड़ा गीला हो गया, इतना दे सकती, तो वो है विल्टिंग पॉइंट, कि वो बूंदे हैं, प्यास नहीं बुझा सकती बट पानी वहां प्रेजेंट है। तो ये जो है विल्टिंग पॉइंट, कि अब जो ये पानी की फॉर्म में वाटर है, यहाँ विल्टिंग पॉइंट में जो आपका वेपर की फॉर्म में पानी प्रेजेंट रहता है, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बट प्लांट की डेथ भी नहीं होती। तो ये वो कंडीशन है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सारा जो ड्रॉप में भी पानी था आपकी बॉटल से, वो भी खत्म हो गया। अब अगर आपको पानी नहीं मिला, नाउ यू विल डाई। तो ये आ गया अब आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टूड, समझ में आया? ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको किसी को भी इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ये सिर्फ यही काम नहीं आएगा, ये आगे भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आएगा आपका, ये इरिगेशन में भी आएगा, मॉइस्चर में भी आएगा, कंजर्वेशन में भी आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर्टिकुलर इस ही टॉपिक से, ये सॉइल मॉइस्चर वाले में से जितनी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, तो आपका टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, इनमें से तो एक आधा क्वेश्चन आ गया और वो भी कंबाइंड पूछ लेते हैं। बट इस सॉइल मॉइस्चर में से हर बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे ये बताओ, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे मेरा प्रेशर यहां रोल प्ले करता है। और इसको बुक से अच्छे से पढ़ लेना, बाद में हम इसको आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, बट यहां कंसेप्ट बिल्ड होना जरूरी है। कोई डाउट है? क्लियरली अंडरस्टूड? चलो तो बताओ, मिड डे डिप्रेशन क्या होता है? बताओ।
किसी को नहीं पता मिड डे डिप्रेशन क्या होता है? गर्मियों के टाइम आपने सुबह आपने अपने पेड़ पौधों को बाहर धूप में रखा हुआ है, आपने मॉर्निंग में उनमें पानी दिया, जब बहुत ज्यादा धूप हुई दोपहर के टाइम, तो आपने देखा कि आपका जो प्लांट है बहुत ज्यादा उसमें, when the plant does not get water during the summer, नहीं, ये नहीं होता मिड डे डिप्रेशन। ये तो फिर यही कंडीशन हो गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द डे, नहीं, ये भी नहीं होता मिड डे डिप्रेशन। देखो, पहले एक बात मुझे ये बताओ, आप सभी ने ये चीज देखा होगा, आपने मॉर्निंग में अपने प्लांट में पानी दिया और गर्मी है, बहुत तेज धूप पड़ रही है दोपहर के टाइम, और आपने अपने पोट्स को बाहर धूप में रखा हुआ, तो पानी देने के बाद भी आपका जो प्लांट है मुरझाया मुरझाया लगता है। यस और नो बताना, सभी ने देखा है ये चीज या नहीं देखी? बताओ भाई, देखा होगा ना? तो दिस इज योर मिड डे डिप्रेशन, ये है मिड डे डिप्रेशन। बट अब आप ये पूछेगी ये होता क्यों है? देखो, बहुत तेज धूप होने की वजह से प्लांट की बॉडी से वाटर बहुत जल्दी रिमूव होता है, जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, लाइक विद इन मिनट्स बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है। अब पानी जो बाहर निकला है उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्लांट की रूट से उतना एफिशिएंटली। लाइक आपके घर में एक पानी की टंकी रखी हुई है, ठीक है, वो टंकी, पानी की टंकी जो आपने रखी है, वहां पे आपने सारी टैप खोल दी एक साथ, ठीक है, घर में लाइक 10 टैप्स थी आपने 10 की 10 टैप आपने एक साथ खोल दी, सारा पानी वहां से विद इन 1 आवर जो है सारा पानी खत्म हो जाएगा। अब आपके घर में सिर्फ एक ही टैप है जिससे आप उसको भर सकते हो, पानी की टंकी को जो है आप भर सकते हो। अब आप वो एक टैप आपने खोली और जो 1 घंटे में 10 टैप ने सारी पानी का टंकी का जो था वो सब पानी खत्म कर दिया, वो 1 टैप उसको 1 आवर में फिल नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी ना। दिस इज दैट हैपन हियर। यहां पर ये चीज होती है कि जितना जल्दी सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर रिमूव हुआ है प्लांट की बॉडी से, वो उतना जल्दी वहां से आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। Understood? This is why our plants show midday depression symptoms during the noon during summer season. ठीक है, noon at the noon time during summer season. So this is your midday depression. अब बात करते हैं प्लांट की, वाटर की मूवमेंट की। जो वाटर है मेरा सॉइल में, इट शोज योर नेगेटिव पोटेंशियल। ये एक नेगेटिव पोटेंशियल शो करता है। एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे जितना भी है ना, ये सब माइनस में है, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव प्रेशर रहता है प्लांट के ऊपर। जो वाटर है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, यहां पर हमेशा ही नेगेटिव में रहेगा। सो वाटर पोटेंशियल in soil is always negative। ये हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों? बिकॉज द वर्क डन बाय द वाटर हेयर, जो वर्क डन है वाटर का, वो आपका यहां पर 0 है। मतलब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल जो है, या किसी भी वर्ड के साथ आपने ये सुना होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो जो वाटर है सॉइल के अंदर, वो कितना काम कर रहा है, हाउ मच वर्क इट इज डूइंग। लाइक आई एम हियर, ठीक है, एंड आई हैव टू कैरी, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पे 2 बॉल्स रखी हुई हैं, आई हैव टू कैरी द बॉल्स, मुझे वो बॉल को उठा करके लाके वहां यहाँ रखना है। तो आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रही हूं, आई एम एक्सर्टिंग माई फोर्स। तो देयर इज सम
देर इज सम पोटेंशियल विच आई एम एक्सर्टिंग, आई एम डूइंग सम वर्क, तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल होगा दैट इज पॉजिटिव। अब मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, मुझे उस बॉल को उठा करके यहां लेकर आना है, बट मैंने क्या किया, मैं गाड़ी में जाके बैठ गई, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग द बॉल फ्रॉम देयर टू हेयर। क्या मुझे यहाँ पे जब मैं गाड़ी में बैठ करके गई हूं, क्या मैंने कोई काम किया यहाँ पे? डिड आई एक्सर्टेड सम फोर्स और डिड आई डू सम वर्क? मैंने कुछ काम किया? बताइए, यस नो? नहीं किया। वह तो ये होता है जब मैं कार में बैठ के या गाड़ी में बैठ के मैं गई हूं, दैट टाइम माय पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है सॉइल में, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो देयर इज सम फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। जब प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? प्लांट प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे प्लांट एक्सर्ट कर रहे हैं। जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, एट दैट टाइम सम फोर्स इज एक्सर्टिंग, सम फोर्स इज देयर ऑन इट, जो उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल सॉइल में हमेशा नेगेटिव होता है, बिकॉज द वर्क डन by the water in soil is zero। ठीक है, क्योंकि यहां जो वर्क डन है इसके द्वारा वो आपका जीरो है। एंड वन मोर थिंग इज हेयर, द वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। मतलब जहां पानी ज्यादा है, जहां पर वर्क डन ज्यादा है, जहां पर पानी ज्यादा है, वहां से ये लोअर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उधर इस पर वर्क डन ज्यादा हो रहा है। जैसे ये मेरी सॉइल का पार्टिकल है, यहां पर वाटर पूरा भरा हुआ है, दिस इज द वाटर हेयर। पर यहां पर जो है पानी नहीं है प्रेजेंट, ओनली सॉइल इज देयर। तो दिस वाटर, यहां पे क्या है? हाई वाटर पोटेंशियल। सो दिस वाटर पोटेंशियल मूव्स टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। हमेशा यहां मूव करेगा। गॉट माई पॉइंट? So this is the movement of water. This water move in your, जो ये वाटर की मूवमेंट है ये हर एक डायरेक्शन में होती है। आपका जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वहां पे जो वाटर की मूवमेंट है वेपर की फॉर्म में होती है। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वहां पर आपका जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो वहां फोर्स एक्सर्ट होता है आपका बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब फील्ड कैपेसिटी है देन प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय योर रूट्स प्रेशर एक्सर्ट करती है वाटर पे, तो इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। अब मान लीजिए यहाँ प्लांट की रूट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर प्लांट की रूट है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर वाटर था, प्लांट ने ये सारा पानी यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया। सो नाउ द वाटर हेयर इज हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं जिसपे प्लांट काम कर सके, वर्क डन कर सके। तो यहाँ क्या हो गया? लोअर वाटर पोटेंशियल हो गया। यहाँ हायर वाटर पोटेंशियल है कि प्लांट इस पे काम कर सकते हैं, तो दिस वाटर विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये मैंने मतलब आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये यहां से यहां मूव करेगा, यहाँ लोअर वाटर पोटेंशियल है, ये हायर वाटर पोटेंशियल है, तो यहां से यहां की तरफ मूव करेगा। अंडरस्टूड? इसको दोबारा बना लेते हैं क्योंकि ये
यहां पर आपकी प्लांट्स की रूट्स है, यहां क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, यहां लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब रूट्स है, रूट्स ने यहां से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां पे अब काम करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहां क्या हो गया, वाटर इज नेग्लिजिबल, बिल्कुल खत्म है। तो प्लांट क्या करेगा, यहां से पानी एक्सर्ट करेगा, यहां आपका हाई वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, सो द वाटर फ्रॉम हेयर, हाई से ये किधर की तरफ मूव कर जाएगा, लो की तरफ। दिस विल बी द वाटर मूवमेंट, क्योंकि जो प्लांट्स है वो पहले ऊपर की लेयर से पानी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो अब मुझे बताइए, ये सबको समझ में आ गया? अब वाटर जो है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहले तो वाटर जो है, इट हेल्प इन द मॉडिफाइंग द सॉइल एनवायरनमेंट, वो सॉइल के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर मेरा फील्ड कैपेसिटी में वाटर है तो मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट को वाटर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपका सॉइल की स्ट्रेंथ को, देख लो, इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा इसका, मॉडिफाई सॉइल एनवायरनमेंट। कैसे, अगर मॉइस्चर अच्छा खासा प्रेजेंट है तो गुड माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी, वहां रूट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रासेस प्रेजेंट होंगे, तो ऑल द थिंग्स विल बी प्रेजेंट देयर। अब मान लीजिए आपका पानी नहीं है, सब सूखा पड़ा है, तो क्या वहां पे वेजिटेशन होगा, क्या वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी? नहीं होगी, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होगा। जो आपका वाटर है, इट रिड्यूसेस सॉइल स्ट्रेंथ। अब आपकी क्ले सॉइल है, बहुत हार्ड हो जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ही आप उसमें पानी दोगे उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। सैंडी सॉइल है, जब नीचे की तरफ उसको देखते हैं, या कोई भी सॉइल है अगर ड्रायर कंडीशन में, तो उसमें हार्ड ब्लॉक्स बन जाते हैं जिन्हें हम हार्ड पैन बोलते हैं। आप पानी दीजिए, सॉइल डिसॉल्व हो जाएगी और वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करता है, तो सॉइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। इट मॉडरेट्स द सॉइल टेम्परेचर। अगर सॉइल टेम्परेचर मेरा बहुत ज्यादा हो गया, आप पानी दीजिए, वो मॉडरेट कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा उस टेम्परेचर को, कि वो सॉइल के जो आपकी ग्रोथ है, जर्मिनेशन जो है सीडलिंग की, वो अच्छी खासी हो, तो टेम्परेचर को ये स्लो डाउन कर देता है। अगर कूल टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, आपके जो पोर्स है उसमें वाटर जम गया है, आप पानी दीजिए, जो नेचुरल ग्राउंड वाटर जो है आप वो अपनी फील्ड के अंदर अप्लाई कीजिए, जो फ्रीजिंग कंडीशन है वो खत्म हो जाती है। तो दैट टाइम ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेशन ऑफ योर सॉइल टेम्परेचर, वो सॉइल टेम्परेचर को मॉडरेट करने में ये हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है, जिसके थ्रू आपके प्लांट जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज, अब पानी नहीं है मान लीजिए सॉइल में, तो जो क्ले कॉम्प्लेक्स में मेरे न्यूट्रिएंट्स अटैच्ड हैं, क्या प्लांट उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे न्यूट्रिएंट्स तो क्ले कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब ये क्ले कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट है, तो जब तक यहाँ पानी नहीं आएगा ये उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे और प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो अगर वाटर है मेरा प्रेजेंट, दैट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को आपका बढ़ाता है। इट हेल्प इन योर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द सॉइल, लाइक मिनरलाइजेशन। ये मिनरलाइजेशन में आपका हेल्प करता है।
ठीक है। मिनरलाइजेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आपके एनिमल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट है ये उनको डिसॉल्व करता है। मतलब आपके जो नेचुरल जो मिनरल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, ये उनको उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है टू द प्लांट। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर सॉइल मॉइस्चर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो अब मुझे बताइए, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल मॉइस्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो मैं ये सेशन एंड कर देती हूँ। और अच्छे से ये तीनों चीजों को बुक से पढ़ लेना, और जहां जो समझ में ना आए मुझसे कल पूछ लेना क्लास में, या फिर आप ग्रुप में पूछ लेना बुक की अगर कोई लाइन या कोई लैंग्वेज ना समझ में। बताइए सबको क्लियर है यहां तक या नहीं है क्लियर? कोई डाउट हो? क्लियर है? सो कैन आई एंड दिस सेशन? चलो फिर मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ। और भाई जो स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है कर लो प्लीज, आपके ही बेनिफिट की बात है, मेरे कोई बेनिफिट की बात नहीं है। बढ़िया है, आप लोग नहीं ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मुझे काम कम करना पड़ेगा, मेरे लिए तो यही है बस। बट स्टिल आई एम सेइंग कि ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मेरा बस काम ही कम होगा अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो। देख लो फिर अब। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर और पढ़ाई कर लेना, ठीक है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।